दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में नई महागठबंधन सरकार बनने के बाद सियासी संग्राम अभी तक जारी है। यह शराबबंदी, सुधाकर सिंह का बयान, रामचरितमानस पर महाभारत के बाद अब एक बार फिर से महागठबंधन में कैबिनेट विस्तार को लेकर के सिर फुटोवल हो रहा है। कांग्रेस की लगातार मंत्री पद की मांग के बाद तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि टीवी पर मांगने से मंत्री पद नहीं मिलता है। कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस सीधे मुझसे बात करें। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग गठबंधन में हैं, यह गठबंधन में कुछ हमारे, कुछ कांग्रेस और कुछ जेडीयू के लोग कैबिनेट में शामिल है। मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे ये तय करना पार्टियों का काम है। कांग्रेस पहले यह तय करे कि वे किसे कैबिनेट में रखना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेता का नाम तय कर लें फिर इस पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह लगातार समाचारों में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें देख रहे हैं। जब सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता टीवी पर कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर उनसे या फिर लालू प्रसाद यादव से किन्हीं ने कोई बात नहीं की है। मांग टीवी पर नहीं होता है, आपस में बैठ करके बात किया जाता है। इसलिए यदि उनको कुछ चाहिए तो फिर सीधा आकर के बात करें। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के एक नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय सेना को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अपने अपराधों को छिपाने के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने हमारी सेनाओं के बलिदान, शौर्य और फिर शहादत का लाभ उठाया है। जदयू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के दहशतगर्दियों से निपटने में डर लग रहा है तो फिर सेना में 30% मुसलमानों को जगह दे दें। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने रविवार को कहा कि मैंने संसद में कहा और प्रधानमंत्री को यह बताना चाहूंगा कि लोहा लोहे को काटता है और लोहे को गाजर नहीं काट सकती। अगर हमारी औलादे दहशतगर्दी हों तो फिर उन्हें फांसी पर लटका दो। हम उसकी लाश नहीं लेंगे, लेकिन ये बताना होगा कि लाखों करोड़ों लेकर के जो लोग विदेश भागे हैं, क्या वे भारत के वफादार हैं या फिर गद्दार हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इस्लाम का कोई भी काम सरकार के खजाने से नहीं होता है। जहाँ वे कोई और लोग होंगे जो हुकूमत के खजाने से दिया जलाते होंगे। हमें मालूम है कि हमें वतन के लिए क्या क्या करना है। जहाँ उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मिसाइल बना करके भारत को आंखें दिखा रहा था तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं आए थे। मुसलमान के बेटे एपीजे अब्दुल कलाम ने जवाब दिया था मिसाइल बना करके। जब भारत का मुसलमान महसूस कर रहा है कि जिस तरीके से दलित एक्ट बना है उसी तरीके से भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा ने आगामी लोकसभा में बिहार की 40 में से 38 सीट जीतने का लक्ष्य कार्य समिति की बैठक में निर्धारित किया था। अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 25 फरवरी को बिहार के 2 शहरों में होने वाली सभाओं को लेकर के बिहार भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। अमित शाह अपने कार्यक्रम के दिन सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर के साहू जैन हाई स्कूल मैदान पर लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद दोपहर में राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। पूर्णिया के बाद वाल्मीकि नगर में ये दूसरा लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें अमित शाह भाग ले रहे हैं। इस बीच वैशाली लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी थी। जहां आयोजन की सफलता को लेकर के बिहार भाजपा के कई पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में बाइक सवार 2 लड़के ने सरेआम लड़की को छेड़ते हुए आई लव यू बोल दिया, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने जम करके लड़के को पीट दिया। जब मौके पर एएसआई पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची। आपको बता दूं कि यह घटना यूनिवर्सिटी थाना इलाके के दरभंगा राज परिसर की है, जहां एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ टहल रही थी और पास में ही लड़की के पिता
लड़की की मां को स्कूटी चलाना सिखा रही थी। आपको बता दें कि यह घटना यूनिवर्सिटी थाना इलाके के दरभंगा राज परिसर की है, जहां एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ टहल रही थी और पास में ही लड़की के पिता लड़की की मां को स्कूटी चलाना सिखा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार 9 युवक नाबालिग लड़की के पास से आई लव यू बोल करके जा रहे थे, लेकिन लड़की का भाई लड़के द्वारा कही गई बात को सुन लेता है। फिर सुनते ही अपनी माँ पापा को जोर जोर से आवाज़ देकर के बुला लेता है और फिर हो जाता है धुनाई चालू। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इसकी एक तस्वीर भी तेजस्वी यादव ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश शेयर किए हैं। जहाँ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और फिर आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सभी को मिलकर के उनसे देश को बचाना है। तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि केंद्र बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सभी को मिलकर के देश बचाना है। तेजस्वी यादव भी केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। जब पहले से ही नीतीश कुमार इस कार्य को कर रहे थे, जब बीते साल ही उन्होंने भी केजरीवाल समेत कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। इसे लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में भी शोर था कि नीतीश कुमार आगामी लोक चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम फेस हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। जब बिहार की राजनीति में ये भी कहा गया है कि पीएम बनने के लिए ही नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा है। जब तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली गए हैं, जब कुछ दिन पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस भारत लौटे हैं। जब हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद से ही वे सिंगापुर में थे। जब तेजस्वी यादव ने सोमवार को ही मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव के साथ की तस्वीरें भी शेयर की थी। दोस्तों बात करेंगे कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जहां सस्ते दाम में इंटरनेट मिलने से अब अधिकांश लोग अपने बैंकिंग, शॉपिंग और ट्रैवलिंग या फिर एंटरटेनमेंट बहुत से काम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। जब नोटबंदी के बाद से ऑनलाइन पेमेंट और फिर ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ा है और अब लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। जब ऑनलाइन पेमेंट हमें कई तरह की सुविधा तो देती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी है। या अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो फिर इससे मेहनत से कमाया हुआ पैसा गंवा सकते हैं। अच्छा, डिजिटल क्रांति के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट करते समय फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आज लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और फिर यूपीआई जैसे कई तरह के पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते समय कई तरह की बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या आपकी गाड़ी कमाई का पैसा सेफ रहे, इसलिए आपको हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं और आपका गाड़ी कमाई सेफ रह सकता है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए जिन जिन पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है उनमें यूपीआई से सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो फिर आपको पिन फिल करने से पहले उसे चेक करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप चेक करने के बाद पेमेंट करते हैं तो फिर गलत अकाउंट में पैसा जाने की संभावना कम हो सकती है। अगर आप किसी के खाते में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपको हमेशा 2 बार बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए। जब कई बार जल्दबाजी में अकाउंट नंबर गलत हो जाता है, ऐसे में गया हुआ पैसा वापस नहीं लौटता है। जब कई जगहों पर पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करने से यूज़र्स की डिटेल्स सामने आ जाती है। आप जब भी क्यूआर कोड को स्कैन करें तो फिर ये कंफर्म कर लें कि आप उसी शख्स को पेमेंट कर रहे हैं जिन्हें करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीते 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने बिहार में कनकनी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज भी तेज और फिर ठंडी हवाएं चलेगी। जब बिहार के 19 शहरों में ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। जहाँ वही मंगलवार के मौसम की बात करें तो फिर बिहार के कई इलाकों में आज पछुआ हवा चलने के आसार हैं। जो अगले 48 घंटे में बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल पूरे बिहार में पारा इस
इसी तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री लुढ़का है। जब बिहार में सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट राजधानी पटना में ही देखने को मिली है, जहां पटना सहित बिहार के कई जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। जब मौसम विभाग की माने तो बिहार के न्यूनतम तापमान में अभी 1-2 दिनों तक गिरावट देखने को मिल सकती है। जब बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के तापमान की बात करें तो फिर कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे भी रिकॉर्ड किया गया है। जब वही मौसम विभाग का कहना है कि इस साल बिहार में 5 महीने गर्मी पड़ने के आसार हैं। जब बिहार में 5 महीने गर्मी होंगी, जब बिहार में मार्च से ही लू चलने के आसार हैं, वहीं फरवरी के अंत में पतझड़ शुरू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पिछले दिनों जमुई में हुई थी, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। अब जमुई से एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार के जाते ही एक बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इसमें समय रहते सब नियंत्रित हो गया, अन्यथा 20 बच्चों की जान चली जाती। जी हाँ, 20 बच्चों की जान जा सकती थी। जी आज दरअसल सीएम नीतीश कुमार 11 फरवरी को जमुई गए थे। जी हाँ, वहां उन्होंने अमृत सरोवर में 2 बोट का उद्घाटन किया था। सीएम नीतीश कुमार जब जमुई से रवाना हो गए, उसके बाद तालाब में लगे बोट पर चढ़ने की होड़ लग गई। यहाँ तक कि एक साथ कई बच्चे बोट पर सवार हो गए, जो क्षमता से कहीं अधिक रहा। इस बोट में कई बच्चे सवार थे। अचानक से बोट का संतुलन बिगड़ा और फिर बोट पलट गया, यानी कि नाव पलट गया। जब बोट पलटने के बाद से ही उस पर सवार बच्चे भी एक एक करके पानी में गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि राहत की बात यह थी कि तालाब में जिस जगह पर बोट पलटा उस जगह पर पानी कम था, जिससे सारे बच्चे आसानी से किनारे की ओर भाग गए और फिर सभी सुरक्षित निकल गए। नहीं तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था, 20 बच्चों की जान जा सकती थी। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। समाधान यात्रा के दौरान वे कल औरंगाबाद और फिर सासाराम में थे। नीतीश की समाधान यात्रा को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिन कद्दू यात्रा करार दे दिया है। जी हाँ, उनका मानना है कि नीतीश कुमार के दिन काट रहे हैं। नीतीश की समाधान यात्रा को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिन कट्टू यात्रा करार दे दिया है। जब उनका मानना है कि नीतीश कुमार दिन काट रहे हैं। समाधान यात्रा के दौरान ना तो वे जनता से मिलते हैं और ना ही क्षेत्र के एमपी एमएलए से भेंट करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या समाधान निकाल रहे हैं हमें पता नहीं। इतना जरूर मालूम है कि इसे बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। जनता की डर से नीतीश लोगों से नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि पटना में रहेंगे तो फिर लोग दबाव डालेंगे। इससे अच्छा है कि बाहर रह जाए। ना एमपी से मिलते हैं और न ही विधायक से। पता नहीं कि क्या समाधान निकाल रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये कहना है आरसीपी सिंह का। वहीं पर जदयू को जहाज और नीतीश कुमार को कैप्टन बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि कैप्टन की गलती और फिर उनके अहंकार के कारण समुद्र में जहाज डूब रहा है और फिर उसमें सवार यात्री परेशान हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं होंगे। परिवर्तन और फिर विकल्प हमेशा रहता है। इतना तो स्पष्ट है कि वे अब किसी भी कीमत पर महागठबंधन में नहीं जाएंगे, ये कहना है आरसीपी सिंह का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक परीक्षाएं कल से शुरू हो गई है। यानी कि 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। जहाँ पूरे बिहार में लगभग 1500 एग्जाम सेंटर्स पर 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जहाँ इस साल मैट्रिक परीक्षा में किसी भी कदाचार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ छात्रों को एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुँचना है और कड़ी तलाशी के बाद ही सेंटर में प्रवेश दिया जा रहा है। छात्रों को रिपोर्टिंग टाइम पर एग्जाम सेंटर पर पहुँचना है। जब पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ है। एग्जाम सेंटर के गेट 9 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद छात्र अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और फिर परीक्षा से पहले 15 मिनट समय पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। एग्जाम सेंटर पर मोबाइल, गैजेट, घड़ी, कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित रहता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को जूते मोजे पहनकर भी एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाती है। छात्रों को कड़ी तलाशी के बाद ही परीक्षा सेंटर में एंट्री दी जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि कल वैलेंटाइन डे था और कल के दिन प्यार की चर्चा चारों तरफ हुआ। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बन गया। जी हां, तेजस्वी यादव की प्रेम कहानी को लोग काफी पसंद करते हैं। जब तेजस्वी की शादी राजश्री से हुई है, तेजस्वी और फिर राजश्री की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी उनके बचपन का प्यार है। जहां उनकी पत्नी का पूरा नाम रेचल आयरिश उर्फ राजश्री यादव है। जहां दोनों का पढ़ाई एक ही स्कूल से हुई है। जहां दोनों का घर भी एक ही मोहल्ले में था। आपको बता दूं कि राजश्री दिल्ली के बसंत विहार में रहती थी। राजश्री के पिता चंडीगढ़ के स्कूल में प्रिंसिपल थे। दरअसल तेजस्वी यादव और फिर राजश्री दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे राजश्री से स्कूल में ही प्यार करने लगे थे। तेजस्वी राजश्री को बचपन में ही दिल दे बैठे थे। तेजस्वी यादव बताते हैं कि एक दिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव उनसे पूछते हैं कि शादी करनी है, कोई लड़की है तो फिर बताओ। इसके बाद तेजस्वी यादव ने राजश्री से मिलवाया था। जहाँ उन्होंने बताया है कि लालू को राजश्री पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों परिवार रिश्ते के लिए मिले और दोनों की शादी हो गई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव राजनीतिक करियर के चलते पटना में रहते हैं। राजश्री से मिलने के लिए उनको अक्सर दिल्ली की यात्रा करते देखा गया था। शादी से पहले वे अपनी होने वाली पत्नी को देखने जाते थे। तेजस्वी की पत्नी राजश्री पेशे से एयर होस्टेस रह चुकी है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक राजश्री ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को प्रपोज किया था। शादी के बाद राजश्री ने कहा था कि बिहार की जनता तेजस्वी को सीएम बनाएगी। तेजस्वी और राजश्री के परिवार एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। दोनों परिवार के बीच काफी अच्छा संबंध है। शादी के बाद तेजस्वी यादव और फिर राजश्री का ये दूसरा वैलेंटाइन डे है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वैलेंटाइन डे को लेकर के एक पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के जरिए प्यार की बात करते हैं। जब वे इस पोस्ट के जरिए मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में नफरत नहीं फैलाने की भी बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल के करीब समय बचा हुआ है और सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी है। बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरणों को कसना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को सत्ता विरोधी लहर से उम्मीद होने लगी है। इस बीच जनता का मूड बताने वाले एक सर्वे में सामने आया है कि 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर के लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की गई, जो हम आपको केडीबी लाइव बता रहा है। जहाँ आपको बता दूं कि बीते साल अगस्त के महीने में सामने आए सर्वे के नतीजे और हालिया सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में अंतर आया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये चौंकाने वाले नतीजे कहे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पीएम मोदी ने लोकप्रियता के मामले में सबको पीछे छोड़ रखा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा का फायदा उनकी लोकप्रियता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सबसे सही उम्मीदवार होगा, इस सवाल के जवाब में 14% लोग राहुल गांधी के पक्ष में नजर आए। वहीं बीते साल अगस्त महीने में सामने आए इस सर्वे में केवल 9% लोगों ने ही कांग्रेस नेता को पीएम पद के लिए उपयुक्त नेता के तौर पर माना था। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुना गया, लेकिन उनकी लोकप्रियता पहले से घटी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार में सियासी समीकरण बदले तो फिर राजद और भाजपा एक दूसरे के विरोधी दल बन चुके हैं। जब भाजपा और जदयू दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां आगामी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, तो फिर वही गृह मंत्री अमित शाह बिहार का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार आगमन से पहले अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। जहां गठबंधन में अलग होने के बाद ये पहली बार हुआ है जब दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है, नीतीश कुमार और अमित शाह की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया था। जहां इसकी जानकारी जब सामने आई तो फिर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे। जहां लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं बिहार में फिर से सियासी उलटफेर तो नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल बिहार में राज्यपाल बदले जाने के सिलसिले में मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था और बातचीत की थी। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है फोन पर, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में कई राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। बिहार के भी राज्यपाल बदल दिए गए हैं। जब फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अब बिहार से उन्हें
उन्हें मेघालय का राज्यपाल बना करके भेज दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आईएएस अधिकारी विकास वैभव और फिर डीजी शोभा ओहतकर के बीच जारी विवाद में नया मोड़ सामने आया है। जहां विकास वैभव ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने खुद और परिवार की जान को खतरा बताया है, इसलिए डीजी शोभा ओहतकर के अधीन कार्यालय से उनका ट्रांसफर किया जाए। आईजी विकास वैभव ने अपर मुख्य सचिव को पत्र में ये सारी बातें लिखी है। साथ ही आरोप लगाया है कि बिहारी कामचोर होते हैं, ये कह करके अपमानित किया जाता है। इसी तरह दुर्व्यवहार के कारण डीआईजी उनके कार्यालय में बेहोश हो गए थे। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी विकास वैभव वर्तमान में आईजी होमगार्ड के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मौजूदा पोस्टिंग को प्रताड़ना बताते हुए वर्तमान पद के प्रभार से मुक्त करने का आग्रह किया है। दोस्तों बात करते हैं कि देवगढ़ एयरपोर्ट शुरू होने के बाद बिहार के लोगों को इस बात का इंतजार था कि कब पटना से देवगढ़ के लिए विमान सेवा शुरू होगी। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। आगामी 1 मार्च से पटना और फिर देवगढ़ के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद डीजीसीए द्वारा स्लॉट किया गया और फिर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सोमवार देर रात भीषण हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात स्क्वाड की गाड़ी पलट करके रोड के किनारे चली गई, जब वहीं काफिले में शामिल एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। यह गाड़ी का अगला भाग कबाड़ में तब्दील हो गया। जहाँ भीषण हादसे में किसी तरीके से पप्पू यादव बाल बच गए। हालांकि उनके काफिले के साथ चल रहे कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। यह हादसा आरा और बक्सर के बीच ब्रह्मपुर 4 लेन पर सोमवार देर रात हुआ। आपको बता दें कि पप्पू यादव जिले से लौट रहे थे। वे मुबारकपुर कांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। जहां लौटते समय आरा बक्सर के बीच ब्रह्मपुर 4 लेन पर देर रात उनके काफिले का भीषण एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक कर रहे एक ट्रक की वजह से हुआ है। जब ट्रक के ओवरटेक करने के कारण ही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात कई जवान भी बुरी तरीके से घायल हो गए। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में परीक्षा हो और प्रश्न पेपर लीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे में इस बदनामी से बिहार मैट्रिक की परीक्षा भी कैसे अछूता रहता। जी हाँ, बुधवार यानी कि 14 फरवरी को शुरू हुई बिहार मैट्रिक की परीक्षा में भी अब प्रश्न पत्र वायरल होने की बातें सामने आ रही है। जब लोगों के मोबाइल फोन पर गणित का एक प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, जिसे परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। इस प्रश्न पत्र लीक होने का ये मामला सबसे पहले मुंगेर जिला से सामने आया है, जिसके बाद कुछ समय में ही ये लाखों लोगों के मोबाइल पर फैल गया। अब इस मामले में मुंगेर के एसडीओ ने कहा कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब गणित की परीक्षा समाप्त होगी और मूल प्रश्न पत्र से वायरल प्रश्न पत्र का मिलान किया जाएगा। हालांकि केडीबी लाइव वायरल प्रश्न पत्रों की पुष्टि नहीं करता है। जी हाँ, दरअसल मैट्रिक परीक्षा बिहार में 16,37,414 परीक्षार्थी हैं। इनमें 8,31,213 छात्राएं और 8,06,201 छात्र हैं। परीक्षा में 10 सेंटों में सवाल पूछे जाएंगे, जहां इनमें ABCDEFGH I और JKL सेट होंगे। परीक्षार्थियों को सवाल हल करने में परेशानी ना हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक में दोगुना विकल्प मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के साथ साथ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ देश के अन्य राज्यों से पर्यटक जंगल सफारी तथा अन्य दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करने के लिए आते हैं। जब पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए वाल्मीकि नगर लोकसभा से सांसद सुनील कुमार ने सदन में शून्यकाल के क्रम में सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा का पुनर्द्वार करके हवाई यातायात बहाल करने का मांग किया है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये नदी, पहाड़, जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। जब वाल्मीकि नगर को बिहार कश्मीर भी कहा जाता है। जी हाँ, वाल्मीकि नगर यूपी से भी सटा हुआ है। ये रामायण सर्किट का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, जो निर्वसन के दौरान श्री राम की भरिया माता सीता की शरण स्थली भी है। ऐसी मान्यता है कि राम के 2 पुत्र लव और कुश की जन्म स्थली भी यही है।
दोस्तों बात करते हैं कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। जब पटना में वैलेंटाइन डे पर सभी पार्कों में युवाओं की भीड़ है, जब टिकट काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, प्रेमी जोड़े सबसे अधिक पार्कों में पहुंच रहे हैं। जहाँ इसके अलावा कुछ जगहों पर भी अच्छी खासी भीड़ है। जहाँ शहर के गांधी मैदान से उत्तर में बने ज्ञान भवन के पीछे सभ्यता द्वार में भी प्रेमी जोड़ों का पसंदीदा जगह बन गया है। जहाँ ये पटना का इंडिया गेट है। चारों ओर पौधों और फिर फूलों से घिरा ये स्थल लोकप्रिय हो चुका है। जहाँ यहाँ युवक अपने पार्टनर के साथ खूब सेल्फी ले रहे हैं और क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। जहाँ गांधी मैदान के पास ही थिएटरों में भी प्रेमी जोड़ों का भीड़ है, जहाँ यहाँ भी लोग अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझसे अभी ये सब मत पूछिए कि कौन क्या बोल रहा है, अभी मुझे ये सब पता नहीं है। दरअसल बात यह है कि मीडिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा था कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि सेना में मुसलमानों को 30% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से डर लग रहा है, मुसलमान सेना में जाकर के निपटा देंगे। बलियावी के बयान ने पिछले 2 दिनों से सियासी तूफान खड़ा कर रखा है। जहां आज मीडिया ने नीतीश कुमार से पूछा है कि उनकी पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी क्या बोल रहे हैं। जवाब में नीतीश कुमार ने कहा है कि कौन क्या बोलता रहता है हमको पता नहीं है, मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से सिर्फ क्षेत्र पर है, जहाँ उसी में एक एक जगह घूम रहा हूँ। अभी हमको ये सब मत पूछिए। जहाँ कोई अगर बोल दिया है तो फिर बहुत लोगों को की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। जहाँ कितना किसका प्रतिशत होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई अगर बोला है तो फिर हम सभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज ही तो हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको मालूम चला। कुल मिलाकर कहें तो फिर अपनी पार्टी के नेता के बेहद विवादास्पद बयान को नीतीश कुमार ने ऐसे टाला जैसे कोई मसला ही नहीं हो। नीतीश कुमार ने कहा कि समय मिलेगा तो फिर वे बलियावी से पूछेंगे, बतियाएंगे, अभी फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की सत्ता में पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का राज रही है। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में लग गई है। खास तौर पर बीजेपी जो इस बार हैट्रिक बनाने की उम्मीद लिए बैठी है। जब पार्टी को हिंदू वोटर से हमेशा ही उम्मीद रहती है, या यूँ कहा जाए कि हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है। साल 2019 के चुनाव में हिंदुओं ने एक मुश्त होकर के बीजेपी के लिए वोट किया था। जब वही कहानी इस बार दोहराई जाएगी या फिर एक नई कहानी लिखी जाएगी, इसको लेकर के एक सर्वे सामने आया है। जब प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे आया है जिसमें 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे में इन लोगों ने बताया है कि हिंदुओं ने बीजेपी को किस आधार पर वोट दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 49% हिंदू मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए वोट किया और एक बार फिर से पार्टी को केंद्र की सत्ता में बैठा दिया गया। हिंदू वोट बैंक की बदौलत बीजेपी देश में राज कर रही है, ऐसा इस सर्वे में सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक हिंदुओं ने बीजेपी को देश के उत्तरी इलाके में 68% और मध्य इलाके में 65% वोट किया है। इन दोनों इलाकों में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो वहीं पूर्वी इलाके में हिंदुओं ने 46% और दक्षिण भारत में सिर्फ 19% हिंदुओं का कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि 25 फरवरी के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट की शुरुआत बिहार में हो जाएगी। पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सोमवार को उनसे मुलाकात की, जिसके बाद यह तय हुआ है कि लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे। जहां अब सबकी नजर लालू प्रसाद यादव के मास्टर स्ट्रोक पर होगा। जब पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन क्लीन बोल्ड करने की तैयारी के साथ उतरने वाली है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौट आए हैं और दिल्ली में बेटी और फिर सांसद मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लालू अभी डॉक्टर की देखरेख में दिल्ली में रहेंगे, जहां स्थिति बेहतर होते ही वे पटना आ जाएंगे। जब पूर्णिया की रैली के जरिए महागठबंधन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी शंखनाद करेगा। जहाँ सीमांचल से इसकी शुरुआत हो रही है। सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार आता है। आपको बता दूं कि सीमांचल में मुसलमानों के सबसे ज्यादा तादाद है। जब बिहार में यादव और मुस्लिम आरजेडी कोर वोटर्स हैं। लालू के जरिए आरजेडी समेत महागठबंधन सीमांचल को साधने की कोशिश करेगा और मुसलमानों को अपनी ओर 2024 के लिए लामबंद करने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि करीब 20 मिनट का संबोधन लालू प्रसाद यादव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के सामने कल युवकों ने अपनी पीड़ा सुनाई
और कहा कि सर ब्याह नहीं हो पा रहा है, जहां अगवा घूम करके चला जा रहा है, अब आप व्यवस्था करिएगा तभी ब्याह हो पाएगा, नहीं तो उम्र बीतता जा रहा है। दरअसल समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के पास कल बिहार के बेरोजगार युवाओं का जत्था पहुंच गया। औरंगाबाद के बारून प्रखंड के कंजनपुर गांव में नीतीश के सामने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास युवक पहुंचे, जब अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए युवक बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू करने की मांग कर रहे थे। जब लंबे समय से 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे युवकों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाई कि सर नौकरी के बिना ब्याह नहीं हो पा रहा है, उम्र बीत रहा है और अगवा घूम चला जा रहा है, बहुत समय इंतजार कर रहे हैं, 7वां चरण बहाल जल्दी कराइए, नौकरी मिलेगा तभी तो ब्याह होगा। जब बेरोजगारी से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सीएम से मिलने पहुंचे युवकों ने कहा कि लंबे समय से सरकार ये कह रही है कि 7वें चरण की बहाली जल्द होगी, लेकिन बहाली कब होगी ये बताया नहीं जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन देकर के अगले चरण की शिक्षक बहाली के लिए नई शिक्षक भर्ती नियमावली बनाने के साथ साथ शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री नई नियमावली की बात कर रहे हैं, लेकिन कागज पर कुछ नहीं हुआ है। जब शिक्षक नियुक्ति के लिए नियमावली को तुरंत बनाने के साथ साथ बहाली का शेड्यूल निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा एक सभा में बोला गया था कि बिहार सरकार जल्लाद है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि ये बताइए, जहां काम हो रहा है, जहां काम के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी हर जिले में चल कर के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वैसे में इस तरह का बयान से लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री जमा खान ने कहा है कि ये लोग क्या बात करेंगे जो दिल्ली में बैठ कर के उन लोगों ने वादा किया था। एक वादा बताइए जो जमीन पर उतरा हो, इन लोगों ने किया हो। हमारे नेता ने तो उतार करके दिखाया भी है। लोग भी जब साथ में थे तो फिर हमारे नेता की बड़ाई करते थे, आज ऐसी बात करते हैं। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इस बात का मैं निंदा करता हूँ। वह हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मंत्री जमा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए उनको कहा कि पहले अपने नेता के बयान कार्यों को बताएं, या अपने नेता का हिसाब उन्होंने क्या किया है बताएं। जब सरकार दिल्ली में बैठे हुए गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है, सब जानते हैं मेरे नेता ने जो बिहार में काम किया है, बिहार के कार्य को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी मेरे नेता के सामने मेरे नेता के काम करने का तारीफ कर रहे हैं। मेरे नेता गांव में जाकर के समाधान यात्रा कर रहे हैं, सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल लगातार जारी है। मदनी के बयान पर असहमति जताते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये मदनी कौन है, लेकिन मैंने टीवी पर देखा है। आखिरकार इस्लाम की आयु क्या है? जहां उस गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह ने कहा कि 1400 साल है इस्लाम की आयु, इनसे पुराना तो ईसाई धर्म है जो 2200 साल है, और सनातन का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आदि है। ये कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो ये कह रहे हैं कि शिव और ओम में कोई अंतर नहीं है, हम निराकार और फिर साकार दोनों को ही पूछते हैं। सच ये है कि जब मुगल भारत में आए थे, जिस अकबर को महान कहा जाता है, ये अकबर भी साइलेंटली हिंदुओं से मुसलमान बनवाया। औरंगजेब, बाबर, खिलजी सब ने तलवार की नोक पर हिंदू से मुसलमान बनवाया। जो हमारे पूर्वज डर गए वे मुस्लिम बन गए और ये आज पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नया मियाँ बहुत प्याज खाता है, बस घर वापसी बस घर का रास्ता। ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी भूल की। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के स्तर पर नहीं होना था, लेकिन हुआ भी, तो फिर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता। तो जो आज पाकिस्तान में हिंदू बेटियां मंडप में से उठाई जा रही है, वो तो फिर कम से कम नहीं उठता। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का किसान मोर्चा 24 फरवरी से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना जमीनी अभियान शुरू करेगा। ये दिन पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। 24 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी किसानों तक पहुंचने के लिए देश भर में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं भाजपा के किसान मोर्चा के सदस्य पूरे देश में किसान सम्मेलनों और फिर ऐसे अन्य आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही
मोर्चा के सदस्य संवाद करेंगे और फिर किसानों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। किसान मोर्चा के एक अधिकारी ने बताया है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने के अवसर पर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, साथ ही किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करेंगे और फिर उनका फीडबैक भी लेंगे। भाजपा के किसान मोर्चा से जुड़े किसानों तक पहुंचने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिल्ली में सोशल मीडिया और फिर प्राकृतिक खेती की टीमों का गठन किया जाएगा। साथ ही देश के 1 लाख गांव में जन जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार द्वारा 2019 से शुरू की गई थी। 2019 में शुरू की गई थी, जहां किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति साल हर साल 6,000 रुपए तक दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार 26 फरवरी को भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के बीच रहने और उनके साथ मन की बात सुनने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसान मोर्चा को किसान हितैषी योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जब भाजपा किसान मोर्चा के एक सदस्य ने कहा है कि उन्हें सरकार और फिर किसानों के बीच सेतु की भूमिका निभानी चाहिए ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ करके रख दिया है और गर्मी आने के बाद बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है। जहाँ अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो फिर हम आपको एक ऐसा आसान उपाय बता रहे हैं जिससे आप बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना होगा। जी, आप सोलर पैनल की मदद से अपने बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। ऊपर से आप बिजली बेच भी सकते हैं पावर हाउस को। सोलर पैनल लगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की बिजली की ज़रूरत का पता लगाना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपको रोजाना कितनी यूनिट बिजली की ज़रूरत है। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से सोलर पैनल लगाने होंगे। आमतौर पर एक घर में रोजाना 6 से 8 यूनिट बिजली की ज़रूरत होती है, जिससे घर में 2-3 पंखे, एक फ्रिज, एक टीवी, एक पानी की मोटर और फिर 6-8 LED लाइटें चल सकेंगे। अगर किसी घर में रोजाना 6 से 8 यूनिट बिजली की खपत होती है तो फिर इसके लिए 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना होगा। इसके लिए घर की छत पर 4 सोलर पैनल लगाने होंगे, जिससे रोजाना 6 से 8 यूनिट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का खर्च करीब 1,20,000 रुपये आता है, जिस पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। सोलर पैनल की लाइफ करीब 25 साल होती है, यानी कि एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद बिजली का बिल जीरो आता है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यूरो एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर रूफटॉप स्कीम शुरू की है और इसके तहत सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में अगर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाता है तो फिर सरकार की ओर से 48,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि आपको 72,000 रुपये खर्च करने होंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।